Hello everyone, very warm welcome to all of you in this session of करंट अफेयर। इस सेक्शन में बच्चों हम लोग करंट अफेयर के ज्योग्राफी में जो भी एक साल के अंदर प्लेसेस आए, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो या फिर वो किसी इवेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो, कोई पॉलिटिकल इवेंट हुआ हो वहाँ पे, या कोई टर्मोइल हो, किसी तरह की अपराइजिंग हुई हो, पायरेसी हुई हो या समथिंग लाइक दैट, किसी भी तरह से वो सारे प्लेसेस जो आपके लिए पिछले एक साल में न्यूज़पेपर में आए हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आज ज्योग्राफी के इस पहले करंट अफेयर के सेशन में मैं चाहूँगा कुछ प्लेसेस के बारे में आपको बताना जो कि पिछले एक साल के अंदर पूछे गए हैं। और उस प्लेस में जो पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है, आप सबको पता है बच्चों, वो है साउथ चाइना सी। पूरी दुनिया का ध्यान यहाँ पे है। साउथ चाइना सी को ज़रा हम लोग पास से देखें और समझते हैं कि ऐसा क्या है साउथ चाइना सी में जिसके कारण समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और चाइना, बाकी ताइवान, फिलीपाइंस और भी जो कंट्रीज़ हैं, किस लिए वहाँ पे एक दूसरे के लिए अड़े हुए हैं, क्या है ऐसा साउथ चाइना सी में। तो ये मेन जो बोन ऑफ कंटेंशन है, ये 9 डैश लाइन जिसको कहते हैं, ये जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, दिस इज 9 डैश लाइन, जिसको चाइना अपनी टेरिटरी मानता है। बच्चों आप सबको पता है कि जो किसी भी कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया से लगा हुआ कोई भी वाटर बॉडी है, तो उस वाटर बॉडी में 12 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल, ये दो ऐसे टेरिटरी होते हैं जिसको आपको जानना चाहिए। 200 नॉटिकल माइल की टेरिटरी को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अपने ज्योग्राफिकल एंड से ओशन के अंदर 200 नॉटिकल माइल तक कोई भी कंट्री अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकती है। 12 नॉटिकल माइल का जो पानी होता है बच्चों, उसको टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। ठीक है, टेरिटोरियल वाटर में किसी की भी एंट्री जो है रेस्ट्रिक्टेड होती है, बिना परमिशन के वो नहीं आ सकता। 200 नॉटिकल माइल इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ से आप कोई भी ड्रिलिंग, ऑफशोर प्रोजेक्ट, कुछ भी आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद का जो पानी होता है बच्चों, उसको इंटरनेशनल वाटर कहा जाता है, जिसमें इंटरनेशनल लॉज काम करते हैं। आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो चाइना है, चाइना का पड़ोसी है वियतनाम। ठीक है बच्चों, उसके बाद इधर आप देखेंगे तो यहाँ ताइवान है, नॉर्थ की तरफ जाइए तो ताइवान आपको मिलेगा। फिलीपाइंस है, फिलीपाइंस के बाद आपको एक छोटी सी कंट्री यहाँ ब्रुनेई दिख रही है, ब्रुनेई, और ये मलेशिया। मलेशिया यहाँ भी है, मलेशिया यहाँ भी है। आपको पता है आर्किपेलागो है, तो मलेशिया काफ़ी दूर में नीचे, आप इस मैप में वो नहीं आया है, लेकिन काम भर का आप यहाँ से देख सकते हैं। चाइना अपनी टेरिटोरियल वाटर क्लेम करता है इस रेड लाइन के अलोंग। प्यारे बच्चों, ये जो डैश डैश से, ब्लू डैश से जो लाइन खींची गई है, ये टेरिटरी फिलीपाइंस क्लेम करता है। ठीक है, कि ये मेरी टेरिटरी है। आप यहाँ देख रहे हैं ब्रुनेई का भी एक जो लाइन आप देख रहे हैं, जो मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, ब्रुनेई इस जोन को अपनी टेरिटरी में रखता है। और वियतनाम के लिए ये जो येलोइश ऑरेंज लाइन है आप देख रहे हैं, इसको अपनी टेरिटरी कहता है। मलेशिया ग्रीन कलर से जो आप देख रहे हैं, ये मलेशिया अपनी टेरिटरी क्लेम करता है कि ये मेरी टेरिटरी है और इसको अपनी टेरिटरी मानता है। रीज़न बीइंग बच्चों कि मलेशिया, ये बोर्नियो, जावा, सुमात्रा और बोर्नियो ये आइलैंड है जो कि जिससे मलेशिया मिला हुआ है, मिलके बना हुआ है। तो इस ज्योग्राफिकल एरिया से आपको मैंने जैसा कि बताया
इन जनरल केस ये स्थिति होती है, बट इन टिपिकल केस यहाँ पे कुछ बातचीत आपस में बातचीत करके चीज़ों को सुलटा लिया जाता है। लेकिन समस्या यहाँ तब बढ़ गई, आप भी देख रहे होंगे, जब अपने अपने क्लेम लोग करने लगे और चाइना ने आउटराइटली सबके क्लेम रिजेक्ट करते हुए इस पूरे पानी को अपना मान लिया। ठीक है बच्चों, दूसरी बात एक और होती है कि अगर किसी ज्योग्राफिकल एरिया का कोई ऑफशोर टेरिटरी है, जिसको आप जैसे आप मान लीजिए किसी आइलैंड को अपनी टेरिटरी आपने बना ली है, तो फिर क्या होता है कि वो आइलैंड के चारों तरफ भी आपका टेरिटोरियल वाटर होता है। ठीक ऐसा ही हुआ है यहाँ पे स्प्रैटली आइलैंड और पैरासेल आइलैंड के लिए भी। स्प्रैटली और पैरासेल ये दोनों आइलैंड बच्चों वियतनाम की जागीर हैं, आप समझें। अच्छा, इसी के कारण वियतनाम ये एरिया अपना क्लेम करता है। ठीक है, तो ये जो पानी है साउथ चाइना सी का, आप देख रहे हैं इनमें कई सारी कंट्री के टेरिटोरियल वाटर हैं जो कि मिलते हैं, और इसी मिक्सिंग, इसी डिस्प्यूट के कारण साउथ चाइना सी पिछले 2 सालों से डिस्प्यूट का रीज़न बना हुआ है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ आप देख रहे होंगे लूजन स्ट्रेट, आप देखें ताइवान और फिलीपाइंस के बीच में है लूजन स्ट्रेट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और यहाँ सुलू सी है, सुलू सी को भी देख लीजिए ज़रा। आसपास की जो वाटर बॉडीज़ हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इनको देखते हुए। स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ से आप नहीं देख पाएंगे, मैं अगले स्लाइड में उसको रखा हूँ, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी देखेंगे। ये जो जोन है बच्चों, ये वर्ल्ड ट्रेड रूट में बहुत बड़ा वर्ल्ड ट्रेड, लगभग 1/3 ऑफ टोटल वर्ल्ड ट्रेड इस रूट से होता है। वर्ल्ड ट्रेड होने का मतलब है कि इसमें से जहाज आते जाते हैं, जिस पे आप जो है अपनी संप्रभुता स्थापित अगर कर लें इस टेरिटोरियल वाटर पे, तो फिर ये एरिया आपका कहा जाने लगेगा। तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट में जो कंट्री हैं उसको ध्यान रखिएगा। वियतनाम हो ची मिन सिटी, फिलीपाइंस मनीला याद रखें, और मलेशिया, ब्रुनेई बहुत छोटी सी सिटी है लेकिन आप ब्रुनेई को ध्यान में रखिएगा। ये सारी कंट्री हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये एक जियो पॉलिटिकल इशू हो गया है, जियो पॉलिटिकल इशू, जिसमें अमेरिका भी चाइना के अगेंस्ट में है और इंडिया भी अब अपनी जो है चाइना के अगेंस्ट में, चूँकि अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुए हैं गलवान घाटी में, उसके बाद की चीज़ें जो बदली हैं, उसके बाद से इंडिया भी यहाँ पे अपनी दखल देना शुरू कर दिया है। प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं मलक्का स्ट्रेट, ध्यान से देखें, आपको मलक्का स्ट्रेट दिखाई पड़ेगा। ये यहाँ से देख लीजिए, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में हम लोग ज़रा देख लें, ये इंडिया है, दिस इज़ मलक्का स्ट्रेट, और यहाँ सिंगापुर है, ये रहा ब्रुनेई, और मलेशिया, जावा, सुमात्रा और बोर्नियो ये आइलैंड है, ये फिलीपाइंस, ताइवान, इधर छोटा सा एक हांगकांग है, यहीं एक और टेरिटरी है मकाऊ, जिसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये मलक्का स्ट्रेट से पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन में जहाज आती हैं, और यहीं आपको पता है स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल के थ्रू वेस्टर्न यूरोप तक जाती हैं। अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करने वाला जो रूट है वो यही रूट है बच्चों। तो मलक्का स्ट्रेट याद रखिएगा, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि ज्वाइन करता है इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से। ठीक है बच्चों, उसके बाद साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में आपको मैंने बता दिया, साउथ चाइना सी में कुछ आइलैंड हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस स्लाइड में वो आइलैंड्स आप देख लीजिए। इस आइलैंड में सबसे इंपॉर्टेंट है पैरासेल आइलैंड, जो कि वियतनाम का है बच्चों, ध्यान रखिएगा। पैरासेल आइलैंड एंड वन स्प्रैटली आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड एंड पैरासेल आइलैंड, ये वियतनाम के आइलैंड है। ठीक है, उसके बाद यस
दिस वन स्प्रेटली आइलैंड एंड वियतनाम। तो इसके कारण यहाँ पे क्या है, वियतनाम अपनी टेरिटोरियल वाटर को क्लेम करता है। तो यही कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे, इन कंट्रीज़ की टेरिटोरियल वाटर डिस्प्यूट है जो कि अब जियोपॉलिटिकल उसको स्टेटस मिल चुका है। और ये डिस्प्यूट बेसिकली है इकोनॉमिक रीज़न से, फिशिंग से, ट्रेड रूट से, ऑयल और नेचुरल गैस डिपॉजिट के कारण। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल स्टेटस इसका हो चुका है, जियोपॉलिटिक्स इस पे चल रही है। और वैसे भी इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स आज की नहीं, बहुत पुरानी है। इंडियन ओशन से होकर के, मलक्का स्ट्रेट से, पैसिफिक ओशन से होकर के नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का व्यापार एशिया के साथ और यूरोप के साथ होता रहता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ध्यान देने योग्य बात ये है कि कौन कौन सी कंट्री हैं, बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी हैं और बोन ऑफ कंटेंशन कौन कौन से हैं। 3-4 द्वीपों के नाम मैंने आपको बताया, स्प्रेटली आइलैंड, पैरासेल आइलैंड, एक है बच्चों नाटुला आइलैंड। नाटुला आपको यहाँ दिखाई पड़ जाएगा, नाटुला आइलैंड इंडोनेशिया का है। एंड somewhere here you are going to have Natula, yes this one, this is Natula Island, नाटुला आइलैंड इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है साउथ चाइना सी में। तो पहला इंपॉर्टेंट आपके लिए साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन याद रखिएगा, लूजन स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, पैरासेल आइलैंड, स्प्रेटली आइलैंड, नाटुला आइलैंड। कंट्री है मलेशिया, वियतनाम और ब्रुनेई, फिलीपाइंस और ताइवान चाइना के साथ इनका डिस्प्यूट है। तो साउथ चाइना सी इज़ द फर्स्ट प्लेस दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ इन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो डू टेक केयर ऑफ दिस। इसके बाद यहीं साउथ चाइना सी से जस्ट नॉर्थ जब आप चलिए, नॉर्थ में जाएंगे आप जब पैरासेल आइलैंड के पास, यहाँ पे एक बड़ा ही आश्चर्यजनक ज्योग्राफिकल फॉर्म है। यहाँ पे ज्योग्राफिकल आश्चर्य कह सकते हैं, भौगोलिक आश्चर्य। प्यारे बच्चों, यहाँ पे है योंगले ब्लू होल। योंगले ब्लू होल ये है क्या, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये डीपेस्ट ब्लू होल है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। दिस इज़ योंगले ब्लू होल। ये पैरासेल आइलैंड के पास है योंगले ब्लू होल। इसको आप इसको मैं कलर चेंज कर दूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ योंगले ब्लू होल। इट इज़ द डीपेस्ट कैवर्न्स इन ओशन। ऐसा नहीं है कि ये डीपेस्ट पॉइंट है, आपको पता ही है मरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट है, बट डीपेस्ट कैवर्न इन ओशन। खास बात ये है चारों तरफ सैलाइन वाटर है बच्चों, और इस बीच में, इस होल में जिसकी गहराई 300 मीटर के आसपास है, इस होल में आपको फ्रेश वाटर मिलेगा। जस्ट इमेजिन, फ्रेश वाटर, और दूर दूर तक समंदर है, आपको यहाँ फ्रेश वाटर मिल रहा है। योंगले ब्लू होल, पैरासेल आइलैंड, पैरासेल आइलैंड न्यूज़ में था। ज्योग्राफिकली या नेचर का एक आश्चर्य कह सकते हैं कि चारों तरफ सैलाइन वाटर और ये फ्रेश वाटर है, और इस फ्रेश वाटर सैलाइन वाटर की मिक्सिंग नहीं होती। और ये आप जब देखते हैं एग्जैक्ट लोकेशन आप देखना चाहें तो ये देखें, यहाँ वियतनाम है, वियतनाम का ये आइलैंड, पैरासेल आइलैंड, साउथ चाइना सी में ही ये जगह है। तो साउथ चाइना सी वाज इम्पॉर्टेंट, तो आप योंगले ब्लू होल भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, योंगले ब्लू होल यहाँ पे आप देख लें, स्प्रेटली आइलैंड भी है, पैरासेल आइलैंड भी है। पैरासेल आइलैंड के बगल में ही चाइना का एक और आइलैंड है जिसका नाम है जिंचा, जिंचा आइलैंड। ठीक है बच्चों, जिंचा आइलैंड के कारण ही चाइना इसको भी अपनी टेरिटोरियल वाटर में रखता है। तो इन लोगों का काम भी छोटे छोटे आइलैंड को अपनी कॉलोनी बनाना
और फिर पानी पे अपना अधिकार जताना। इसके जस्ट नॉर्थ में जब चलेंगे बच्चों साउथ चाइना सी से, तो आपको येलो सी दिखाई पड़ेगा। येलो सी आप यहाँ देख रहे हैं, ये रेड कलर में आप देख रहे हैं, दिस इज साउथ चाइना सी। इससे जब आप नॉर्थ की ओर मूव करें तो यू आर गोइंग टू हैव येलो सी। ध्यान दीजिएगा, येलो सी ये रहा। ये येलो क्यों है? क्वेश्चन इज, इसका पानी येलो होता है, इसमें दो राय नहीं। येलो इसलिए है बच्चों कि यहीं पास में ही गोबी डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट, और गोबी डेजर्ट से खूब सारे बालू सैंड स्टॉर्म के कारण उड़ करके आते हैं और दे गेट डिपॉजिटेड हियर। इसके कारण ये जो एरिया है वो येलो दिखाई पड़ता है। दिस इज येलो शी, फाइन सैंड फ्रॉम गोबी डेजर्ट। सैंड स्टॉर्म के कारण आते रहते हैं, इसलिए ये येलो सी है, न्यूज़ में था। क्लियर है बच्चों? येलो सी, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये जो पेनिनसुला है, और चाइना के बीच में येलो सी है। ये येलो क्यों है इसका कारण मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था बच्चों वो था स्ट्रेट। अगला स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और यहां से प्यारे बच्चों 20% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इस स्ट्रेट से होता है और 35% ऑफ सी बॉर्न ट्रेड यहाँ से होता है। ऑयल गैस का ट्रेड यहाँ से होता है, क्योंकि ये जितनी भी कंट्री हैं, चाहे ये ईरान हो, इराक हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ओमान हो, यूएई हो, ये सारी कंट्री अपना तेल और गैस इसी रास्ते से जो है ट्रेड के लिए भेजते हैं। ठीक है बच्चों? 17 मिलियन बैरल अ डे 2011 में 17 मिलियन बैरल यहाँ से तेल ट्रेड होता था, यहाँ से जहाज पास होती थी। प्रॉब्लम क्या है बच्चों? प्रॉब्लम फिर यहाँ आती है कौन कौन सी कंट्री का आधिपत्य है। जैसे ईरान ने एक टैंकर रोक लिया था, उस टैंकर को उसने कहा था ये मेरी टेरिटोरियल वाटर का है, तो ईरान थोड़ा सा हॉस्टाइल हो गया था। कारण उसका ये है कि यहाँ बहुत पास पास टेरिटरी हैं, जिसके कारण इस पे चूँकि इसकी जो चौड़ाई है, ये स्ट्रेट की चौड़ाई है हार्डली ये 21 माइल की है, तो 21 माइल ही यहाँ पे जगह है। और सबसे मज़ेदार बात आप यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ ईरान है, ईरान का टेरिटोरियल वाटर। ईरान के बाद यहाँ बहरीन इस पे अपना क्लेम करता है। आप इधर कुवैत, इराक, ये जो रीजन है ऑयल रिच कंट्री हैं, आप सबको पता है, पर्सियन गल्फ से ही इनको आना जाना है। तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ये जो एरिया है ये ओमान की टेरिटरी है। ध्यान दीजिएगा, ओमान ज्योग्राफिकल एरिया यहीं तक है, लेकिन ये जो टेरिटरी आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो टेरिटरी है वो ओमान की टेरिटरी है। ओमान भी इस पे अपना आधिपत्य रखता है बच्चों। इधर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इनके टेरिटोरियल वाटर ओमान। तो अगर आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि क्या ओमान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे अपनी डायरेक्ट उसका प्रभाव रहता है, तो आपको बताना है हाँ, क्योंकि ओमान की ये टेरिटरी मिलती है। नॉर्मली आप देखें तो ये दिखाई नहीं पड़ता, बट ओमान का ये जो पार्ट है इस चित्र में देखें तो दिस इज द टेरिटरी ऑफ ओमान। ठीक है, सो दिस टेरिटरी इज ऑफ ओमान। सो ओमान हैज़ ऑल्सो इक्वल से एट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओमान ही वहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे है। तो यहाँ पे ओमान को ध्यान रखेंगे, यूएई रखेंगे ध्यान, पर्शियन गल्फ में किन के कोस्ट मिल रहे हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो लगभग 14 ऑयल टैंकर पर डे यहाँ से पास होते हैं। 20% ऑफ वर्ल्ड टोटल ट्रेड है यहाँ पे, और 35% ऑफ सी बॉर्न ट्रेड यहाँ आपको मिलेगा। ये आप देख रहे हैं इंडिया है,
और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अच्छा, जब गल्फ वॉर हुआ था बच्चों, गल्फ वॉर के समय में जो शिप्स थे यूएसए के, वो इसी रास्ते से गल्फ में गए थे, पर्शियन गल्फ में। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज काफ़ी पुराना ऐसा स्थान है जो कि आपके लिए करंट अफेयर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ गिनिया। गल्फ ऑफ गिनिया जब आप जाएंगे नाइजीरिया के साउथ में आपको गल्फ ऑफ गिनिया मिलता है। गल्फ ऑफ गिनिया फेमस क्यों है ये जान लें। 2019 में गल्फ ऑफ गिनिया को टॉप पे रखा गया था समुद्री डकैती के कारण, पायरेसी के लिए। यहाँ खूब पायरेसी के केस होते हैं, तो गल्फ ऑफ गिनिया इज ऑन टॉप फॉर पायरेसी केस। और इसमें एक प्रमुख नदी है, इस नदी को आप देख रहे हैं, इट इज़ नाइजर। नाइजर नदी ड्रेन होती है, डेल्टा बनाती है और यहाँ ड्रेन होती है। गल्फ ऑफ गिनिया न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि गल्फ ऑफ गिनिया जो है, यहाँ पे पायरेसी के केस बहुत सारे हुए हैं, बड़े बड़े टैंकर गायब कर दिए गए, पता ही नहीं चला। तो गल्फ ऑफ गिनिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और ये रिवर आप ट्रेस कर सकते हैं, दिस रिवर इज़ नाइजर, जो कि इसमें ड्रेन होती है। गल्फ ऑफ गिनिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इसके बाद नेक्स्ट जो जगह है बच्चों, आप ध्यान से देखें इसको तो आप पहचान सकते हैं, तो कोशिश कीजिए पहचानने की। ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का नदर्न पार्ट, और ये है अंटार्कटिका। नॉर्थ अमेरिका का नदर्न पार्ट और अंटार्कटिका के बीच एक जो वाटर है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में बोल रहा हूँ, दिस इज साउथ अमेरिका, आई एम सो सॉरी, दिस इज साउथ अमेरिका। चिली, पुंटा एरिनास, ये जो जगह है चिली में है बच्चों, ये सदर्न मोस्ट टाउन ऑफ द वर्ल्ड, पुंटा एरिनास, याद रखना, सदर्न मोस्ट टाउन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सो दिस इज इन चिली। और ये साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच जो वाटर है, इस वाटर को ड्रेक्स पैसेज कहते हैं, ड्रेक पैसेज। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? ये दुनिया का सबसे टर्बुलेंट सी रूट है, टर्बुलेंट सी रूट। और सबसे मज़ेदार बात की टर्बुलेंस के साथ साथ इसमें आइसबर्ग्स भी घूम फिर करके आ जाते हैं, और आइसबर्ग्स के आने के कारण इनको पार करना, इधर से नाव ले जाना खतरे से खाली नहीं होता। लेकिन ये टर्बुलेंट सी रूट है। दूसरी बड़ी बात ये होती है बच्चों, यहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट की मिक्सिंग होती है। कोल्ड करंट और वार्म करंट की मिक्सिंग जहाँ जहाँ होती है, आप ये जान लें वो जगह शिपिंग के लिए अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि थर्मल इन्वर्जन हो जाता है, और थर्मल इन्वर्जन के कारण प्यारे बच्चों फॉग हो जाता है, डेंस फॉग। व्हाई देयर विल बी थर्मल इन्वर्जन? कोल्ड करंट और वार्म करंट मिक्स होगी, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कोल्ड होना चाहिए, बट देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर, वहाँ टेम्परेचर राइज कर जाएगा, राइज इन टेम्परेचर। और ठीक उसके ऊपर लो टेम्परेचर, सॉरी, यहाँ टेम्परेचर मिक्सिंग होगी, यहाँ पे थर्मल इन्वर्जन हो जाएगा। एंड दैट थर्मल इन्वर्जन, व्हेन एवर देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर, वहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ कोल्ड टेम्परेचर होना चाहिए नीचे, बट यहाँ वार्म टेम्परेचर हो जाएगा और ऊपर कोल्ड टेम्परेचर हो जाएगा, जबकि मिक्सिंग नहीं होती तो यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर ही रहता। लेकिन इस थर्मल इन्वर्जन के कारण यहाँ फॉगिंग हो जाएगी, और फॉग जब हो जाएंगे बच्चों तो इट इज़ वेरी हार्ड टू नेविगेट। दूसरी बात,
इट इज़ टर्बुलेंट रूट एंड प्लस आइसबर्ग। तो तीन चैलेंजेस हैं जो इसको इम्पॉर्टेंट बनाते हैं ड्रेक पैसेज। ये न्यूज़ में आया था, वाई बिकॉज एक आइसबर्ग टकराई थी किसी कोई यात्रा कर रहे थे उससे, और इससे बड़ा चैलेंजिंग होता है इससे इसके थ्रू जाना, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ड्रेक पैसेज आपको ध्यान में रखना है, ड्रेक पैसेज, ठीक है। वाई इट इज सो टर्बुलेंट, अगर मेरा प्रश्न आपसे हो तो क्यों ये टर्बुलेंट होते हैं? तो जब आप विंड प्रेशर बेल्ट, वर्ल्ड की प्रेशर बेल्ट को पढ़ते हैं, प्रेशर बेल्ट, ठीक है बच्चों, तो ये जो जोन होता है उसमें श्रिंकिंग 60, फ्यूरियस 50 इनका जोन है। और चूंकि यहाँ लैंड मास नहीं होते, लैंड मास इस पूरे क्षेत्र में बहुत कम है, तो जो यहाँ हवाएं हैं वो बड़ी कंटिन्यूअस हैं और दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब जैसे ये हम लोग बात कर रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर की, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है, वाटर बॉडी यहाँ से वहाँ तक वाटर बॉडी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो होमोजेनाइटी की ओर है, और यहाँ अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो जो हवाएं स्टैब्लिश होती हैं उनको रोकने के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई जंगल नहीं, वो बहुत तेज़ी से चलती हैं, तो इसे और टर्बुलेंट बना देती हैं। इसलिए ये ड्रेक पैसेज चैलेंजिंग है और आपके लिए न्यूज़ में था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बीच में साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में है। ये चैलेंजिंग क्यों है? यहाँ हवाएं तेज़ हैं, टर्बुलेंट वाटर है, मिक्सिंग ऑफ वाटर के कारण फॉगिंग कंडीशन है, और फॉगिंग कंडीशन के कारण यहाँ नेविगेशन आसान नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका डेन्यूब ऑडर एल्ब कैनाल। डेन्यूब ऑडर एल्ब कैनाल, ये डेन्यूब ऑडर रिवर को एक साथ जोड़ करके चेक रिपब्लिक में ऐसा किया गया है। ये वाई शेप कैनाल है, इसे ले जा करके डेन्यूब रिवर से जोड़ दिया जाता है कुछ इस तरह से। आप ये देख रहे हैं ये ऑडर रिवर है, ये एब है, और इसको एब और ऑडर को इस वाई शेप कैनाल से जोड़ करके डेन्यूब रिवर में ड्रेन किया जाता है, ताकि ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, यूरोप की रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। और उसका कारण है ताकि पानी तो मान लो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर बढ़ाया जाए, साथ ही साथ इंटर नेशनल वाटरवे डेवलप किया जाए अक्रॉस द बॉर्डर। तो आप देख रहे हैं डेन्यूब आपको ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों जगह मिलेंगी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। उसके बाद स्लोवाकिया का भी बॉर्डर इससे मिलता जुलता है, तो कंट्री इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया। चेक रिपब्लिक में सबसे ज़्यादा इसमें काम हुआ है, चेक रिपब्लिक। सो चेक रिपब्लिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड बिकॉज द जर्मनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर, अ बिट ऑफ जर्मनी एज वेल एज पोलैंड, ये कंट्री भी इनसे इन्वॉल्व है। तो दीज आर द बॉर्डरिंग कंट्री, और ये जो है वाई शेप कैनाल, इसको डेन्यूब ऑडर एल्ब कैनाल कहते हैं। तो ये यूरोप में है, आप समझ रहे होंगे, और इम्पॉर्टेंट क्यों है, इंटरनेशनल वाटरवे के रूप में इसे डेवलप किया गया है और ये डेवलप हो गई। तो बॉर्डरिंग कंट्री को ध्यान में रखेंगे। 3 नदियां हैं, तीनों नदी को जोड़ा गया है, इस कैनाल का नाम इन्हीं नदियों के नाम पे है। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इसके बाद अभी रिसेंटली आपको पता है बच्चों, भारत और नेपाल के बीच में कुछ मैप, कुछ एरिया हैं जिसको डिस्प्यूटेड एरिया दिखा करके नेपाल ने भारत पे अपना दावा ठोका है। ये एरिया काला पानी एरिया के नाम से जाना जाता है, डिस्प्यूटेड काला पानी रीजन। यहाँ जब आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का कुछ भाग, जहाँ काली रिवर पहले भारत और नेपाल के बॉर्डर को बनाती थी, लेकिन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का जो काला पानी रीजन है उसको नेपाल ने अपना मान लिया है।
तो कुछ यहाँ आप इसको आसानी से देख सकते हैं। पहले इंडो नेपाल बॉर्डर जो माना जाता था वो आपकी ये काली रिवर है। इस काली रिवर को महाकाली भी कहते हैं, इस काली रिवर को शारदा रिवर भी कहते हैं। सो दिस इज काली रिवर, और ये बॉर्डर बनाती है, ये रहा नेपाल और इधर है भारत, ठीक है। और भारत का ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं काला पानी क्षेत्र, ये भारत के पास है। साथ ही साथ भारत ने इस क्षेत्र में लीपू लेक से होते हुए कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए अपना मार्ग बना रहा था अपने श्रद्धालुओं को भेजने के लिए। अचानक से नेपाल ने इसको अपना एरिया क्लेम कर दिया, और सिर्फ यही नहीं, लीपू लेक पास से लेकर के लिम्पियाधुरा तक ये जो पूरा क्षेत्र है इसको नेपाल कहता है कि ये हमारा क्षेत्र है। जबकि ये काली रिवर है, काली रिवर बाउंड्री बनाती है भारत और नेपाल की। तो ये जो है अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, तो इसे काला पानी विवाद के रूप में आप लिख सकते हैं, जान सकते हैं। कहाँ कहाँ है बच्चों? पिथौरागढ़, डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। काली रिवर ध्यान में रखिएगा, और लीपू लेक और लिम्पियाधुरा पास, ये दो पास हैं इससे संबंधित, वो ध्यान में रखिएगा। बोन ऑफ कंटेंशन क्या था? एक रास्ता बना रहा था भारत जिससे वो कैलाश मानसरोवर तक पहुँचे। नेपाल ने इसको अपना क्लेम किया है। काली रिवर को अपनी बाउंड्री न मानते हुए नेपाल ने इस पूरे क्षेत्र को अपना एरिया माना है। ठीक है बच्चों, तो ये नई डेवलपमेंट है भारत नेपाल के संबंधों में, आप लोग इसको बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। तो यहाँ के दो चार नाम हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आज आपके लिए इतना। इसके बाद हम लोग और भी जो स्थान हैं उसको मैं आपके लिए स्लाइड बना करके आपके बीच में लेके आऊँगा। तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।